Assalamualaikum dear student and viewer. I am Muhammad Khalid, SST Biochemistry. Today we are going to start the next chapter of class 10th biology, which is homeostasis. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे जी व्हाट इज होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस consist of two words. Homeo means same, या आप कह सकते हैं कांस्टेंट, और स्टेसिस मीन कंडीशन. सेम कंडीशन, कांस्टेंट कंडीशन. तो होम्योस्टेसिस जो है ये अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे? दी मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन regardless of continuously changing external environmental conditions. So what is homeostasis? Homeostasis is the ability of organisms to maintain their internal conditions regardless of changing external environmental conditions. तो environment के जो पैरामीटर्स होते हैं जैसा कि availability of water, इसी तरह हम कहें तो टेम्परेचर, pH, ये जो चीज़ें होती हैं ये मुसलसल तब्दील हो रही होती हैं और इनकी जो फ्लैक्चुएशंस की जो लिमिट्स होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. जबकि ऑर्गेनिज्म की बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस होती हैं उनको हमेशा क्या रखा जाता है जी? मेंटेन रखा जाता है. तो होम्योस्टेसिस भी इसी एबिलिटी को, इसी कैपेबिलिटी को कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये प्रॉपर्टी है कि वो अपनी जो इंटरनल कंडीशंस हैं उनको क्या रखते हैं जी? एक लिमिट्स के अंदर, एक टॉलरेबल रेंज के अंदर क्या करते हैं जी? मेंटेन रखते हैं. रिगार्डलेस इसके बरक्स के इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस होती हैं वो लगातार क्या होती हैं जी? चेंज होती हैं, फ्लैक्चुएट होती हैं, और ये जो फ्लैक्चुएशंस होती हैं इनकी लिमिट्स जो होती है बहुत ज़्यादा होती है. अगर ये फ्लैक्चुएशन बराह रास्त ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर तक मुंतकिल हो जाएं, ट्रांसफ़र हो जाएं, तो फिर ऑर्गेनिजम्स को अपने आप को ज़िंदा रखना क्या हो जाता है जी? मुश्किल हो जाता है. तो ऑर्गेनिजम्स की इंटरनल कंडीशंस का मेंटेन रहना बरक्स इसके कि उसके इर्द गिर्द माहौल के अंदर जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, डिफरेंट जो कंडीशंस हैं वो लगातार क्या होती हैं जी? चेंज होती रहती हैं. तो इस फिनोमेना को, इस बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जी? होम्योस्टेसिस कहते हैं. अब उसके बाद ज़रा हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस जो है इसकी ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या अहमियत है? तो हम दो अगर हेडिंग्स के अंदर इसको स्टडी करें तो ये इजी हो जाएगा. पहली जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है जी? सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो होम्योस्टेसिस किसी भी ऑर्गेनिजम्स को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी होती हैं. और नंबर 2 पे हमारे पास क्या है कि होम्योस्टेसिस जो है इट हेल्प टू एडॉप्ट दी organisms in their habitat.
उनके जो रहने की जगह होती है उसके अंदर ये जो होम्योस्टेसिस होती है, ये ऑर्गेनिज्म को किसी भी मखसूस किस्म के लिविंग प्लेस के अंदर बेहतरीन तरीके से ज़िंदा रहने में, एडॉप्ट करने में क्या करती है जी, हेल्पफुल होती है। अब सर्वाइवल की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि हम अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो सेल लेवल पे होता है, और सेल लेवल पे अगर हम बात करें टेम्परेचर की तो ह्यूमन का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब ये टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ये सराउंडिंग में अगर हम देखें तो विद सीज़न या क्लाइमेटिक चेंज के दौरान ये चेंज होता रहता है। जैसा कि अगर हम गर्मियों की बात करें तो 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, सर्दियों में 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता है, बाज़ जगहों पे -0 डिग्री सेंटीग्रेड, बाज़ पे माइनस में चला जाता है। तो अब ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ये तो मुसलसल चेंज होता रहता है, लेकिन इंटरनल जो टेम्परेचर है वो हमेशा क्या रहता है जी, मेंटेन रहता है। ये किस लिए ज़रूरी है कि हमारे जो सेल का मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म ऑर्गेनिजम्स के जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो सेल लेवल पे होती हैं, और इसको जो कैरी ऑन करते हैं वो क्या होती हैं जी, एंजाइम्स होती हैं। अब ह्यूमन जो एंजाइम्स हैं, अब आपको पता है एंजाइम्स आर वेरी मच सेंसिटिव टू चेंज इन टेम्परेचर। एंजाइम जो होते हैं ना, ये टेम्परेचर से बराह रास्त मुतासर होते हैं। तो यही वजह है कि अगर टेम्परेचर 37 से कम होगा तो रेट ऑफ जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो क्या हो जाएंगे जी, स्लोर हो जाएंगे, और लाइफ जो होगी वो क्या हो जाएगी, बराह रास्त क्या होगी, अफेक्ट होगी। इसी तरह अगर ये 40 या इससे ज़्यादा हो जाए तो एंजाइम जो होती हैं वो फिर उनकी जो रेट ऑफ रिएक्शंस होती है वो ऑप्टिमम क्या है जी, 37 है। इससे अगर कम हो तब भी रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है और एक लिमिट पर आकर ख़त्म हो जाता है, लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो सेम इज़ द केस व्हेन इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर ये फ्लक्चुएशन एनवायरनमेंट के साथ कम या ज़्यादा हो तो ह्यूमन्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन ज़िंदा नहीं रह सकते। इसी तरह ऑस्मो रेगुलेशन में अगर हम देखें कि हमारे जो किडनी हैं वो हमारे बॉडी के अंदर हमारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर वो क्या करते हैं जी, एक ख़ास लिमिट्स में वाटर और साल्ट की अमाउंट को क्या करते हैं जी, मेंटेन रखते हैं। अब अगर वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं रहेगी तो ऑर्गेनिजम्स की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो सेम इज़ द केस विद द एक्सक्रीशन। तो इन मेटाबॉलिक बायोकेमिकल रिएक्शन के दौरान बहुत सारे बेकार नाइट्रोजनियस वेस्ट बनते हैं, उनको बॉडी से लाजमी तौर पे क्या होना चाहिए, निकलना चाहिए। तो यूँ हम कह सकते हैं कि जो होम्योस्टेसिस है इसमें इंटरनल कंडीशन को एक ख़ास लिमिट के अंदर क्या रखा जाता है, मेंटेन रखा जाता है। अगर फ्लक्चुएशंस एनवायरनमेंटल फ्लक्चुएशन के साथ मैच हो जाए, मतलब जो एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस हैं उनका जो इफेक्ट है वो बराह रास्त इंटरनल कंडीशन पे पड़े तो फिर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। तो एक सेकंड क्या है कि जो आपके पास होम्योस्टेसिस है ये किसी भी ऑर्गेनिजम्स को उसके हैबिटेट के अंदर क्या करती है जी, एडॉप्ट करने में हेल्पफुल होती है। तो हमने होम्योस्टेसिस को देखा। होम्योस्टेसिस ऑर्गेनिजम्स की वो सलाहियत है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपनी इंटरनल जो कंडीशंस हैं उनको क्या रखता है जी, मेंटेन रखता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज का वो है जी होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। पौधों में होम्योस्टेसिस का जो प्रोसेस है उसको हम देखेंगे। तो वैसे होम्योस्टेसिस होती है 3 प्रोसेसेस के ज़रिए होती है। पहला जो है वो हमारे पास क्या है जी, ऑस्मो रेगुलेशन। सेकंड वन जो है वो हमारे पास क्या है जी, थर्मो रेगुलेशन। और थर्ड वन जो है हमारे पास वो क्या है जी, एक्सक्रीशन।
तो ओवरऑल किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर जो होम्योस्टेसिस होती है वो 3 बेसिक होम्योस्टेटिक प्रोसेसेस के ज़रिए होती है, जिनमें ऑस्मो रेगुलेशन है, थर्मो रेगुलेशन है, एक्सक्रीशन है। ऑस्मो मीन सॉल्ट एंड वाटर और रेगुलेशन मीन मेंटेनेंस ऑफ a specific amount of salt and water in the body of an organism is called osmoregulation। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पानी और नमकियात की एक ख़ास मकदार का बरकरार रहना ये क्या कहलाता है जी? ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। अब थर्म कहते हैं हीट को, टेम्परेचर को कहते हैं, रेगुलेशन मेंटेनेंस को कहते हैं। तो मेंटेनेंस ऑफ ए स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एक ख़ास टेम्परेचर का बरकरार रहना, बाकायदा रहना, ये क्या कहलाता है जी? थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। और एक्सक्रीशन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजनियस मेटाबॉलिक को बॉडी से क्या करते हैं जी? रिमूव करते हैं। तो बहुत सारे जो नाइट्रोजनियस वेस्ट होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स के लिए ख़तरनाक होते हैं, या किसी भी मेटाबॉलिक वेस्ट की एक ख़ास टॉलरेबल रेंज होती है, अगर वो उससे बढ़ जाए तो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पर उसके बहुत सख्त बुरे असरात मरतब होते हैं। जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक क्या है? प्लाज्मा के अंदर सॉल्युबल गैस है। ये फ़ौरन से ब्लड के अंदर सॉल्युबल हो जाती है, हल हो जाती है और ब्लड को एसिडिफाई कर देती है, खून को तेज़ाबी बना देती है, जिससे इसके मेटाबॉलिक जो फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। इसी तरह नाइट्रोजनस वेस्ट में यूरिया है, पोरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे टिश्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्या होती हैं जी? ख़तरनाक होती हैं। इसी तरह अगर हम बात करें ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए बनती है वो भी पौधों के लिए ज़्यादा मुज़िर है। अगर इसकी कंसंट्रेशन मीज़ोफिल सेल के अंदर ज़्यादा होगी तो जो रिबिस्को एक एंजाइम है जो कि कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस करती है, रिबलोज बाईफॉस्फेट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करती है, ग्लूकोज बनाती है, केमिकल फूड बनाती है। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा अकोमोलेट हो जाएगी तो उससे होगा क्या कि जो आपके पास कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस है उसके बजाय क्या होगा जी? ऑक्सीजनेशन होगी और फोटोसिंथेसिस के बजाय फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक्सक्रीशन का क्या मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर बनने वाले मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना, एक्सक्रीट करना, ये क्या कहलाता है जी? एक्सक्रीशन कहलाता है। तो होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, पौधों में भी जो है डिफरेंट लेवल की होम्योस्टेसिस होती है। उनमें से जो है पहला क्या है जी? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब है जी? मेंटेनेंस ऑफ ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर एंड salts in the body of plants। पौधों के जिस्म में ख़ास मकदार में पानी और नमकियात को बरकरार रखना, ये क्या कहलाता है जी? ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। अब जी हम नेक्स्ट में देखेंगे कि हाउ द प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन टेक प्लेस इन प्लांट्स। तो सबसे पहले जो है प्लांट्स जो होते हैं दे आर डायरेक्टली एंकर टू द साइल। तो प्लांट्स किधर होते हैं जी? साइल के साथ जुड़े होते हैं। किसके ज़रिए? रूट के ज़रिए बराह रास्त किसके साथ जुड़े होते हैं जी? साइल के साथ। अब जो है साइल के अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्या हाउ मच वाटर इज़ अवेलेबल इन द साइल, ठीक है। तो इस बुनियाद पे जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट तरीके से क्या करते हैं जी? ऑस्मो रेगुलेट करते हैं, डिपेंड अपॉन
किस पे डिपेंड करते हैं कि हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इज अवेलेबल इन द सॉइल। तो प्लांट्स आर डायरेक्टली कम्युनिकेटेड विद द सॉइल थ्रू रूट्स। तो ये क्या करते हैं, रूट के ज़रिए ज़मीन से क्या करते हैं जी, ये वाटर को क्या करते हैं, अवेल करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ही डिटरमिन करती है कि हाउ दे ऑस्मोरेगुलेट, हाउ दे हैव टू ऑस्मोरेगुलेट। तो इट डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो इन द नेक्स्ट अब हम जो देखेंगे वो हम थोड़ा सा प्लांट को क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द सॉइल। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, पौधों की दर्जाबंदी कहते हैं कि उनको उनके कैरेक्टर में सिमिलरिटी और डिफरेंसेस की बुनियाद पे ग्रुप्स में डिवाइड करना। अब ये जो क्लासिफिकेशन है किस बेस पे की गई है, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन दी सॉइल। तो ज़मीन के अंदर वाटर कितना है, इस बुनियाद पे पौधों को 3 ग्रुप में तकसीम किया गया है। और 3 ग्रुप के जो प्लांट हैं वो 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से क्या करते हैं जी, वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं या ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है वो क्या है जी, हाइड्रोफाइट्स। नेक्स्ट में हमारे पास जो है वो क्या है जी, मीज़ोफाइट्स। थर्ड में हमारे पास क्या है जी, ज़ीरोफाइट्स। तो अब हम देखेंगे कि व्हाट आर हाइड्रोफाइट्स, हाउ दे ऑस्मोरेगुलेट, व्हाट आर मीज़ोफाइट्स, what are different adaptations या what are different feature which help the mesophyte to osmoregulate। और थर्ड वन जो हमारे पास है वो क्या है जी, ज़ीरोफाइट्स हैं। तो ज़ीरोफाइट्स क्या हैं, इनके अंदर कौन कौन से ऐसे एडेप्टेशंस होती हैं जो कि इन प्लांट्स को इन सीवियर कंडीशन के अंदर क्या करती हैं जी, ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करती हैं। तो स्टार्ट फ्रॉम हाइड्रोफाइट्स। तो हाइड्रोफाइट्स आर, जैसा कि नाम से जाहिर है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स। तो पहले कौन से हैं जी, हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो मीन वाटर, फाइट्स मीन प्लांट्स। तो व्हाट आर हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स आर, अगर आप सिंपली इनको एक्वेटिक प्लांट भी कह सकते हो। एक्वेटिक एक्वा से निकला है, एक्वा का मतलब भी वाटर होता है, पानी होता है। तो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो किधर रहते हैं जी, वाटर में रहते हैं। दोज प्लांट्स विच लिव इन द वाटर आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स। तो हाइड्रोफाइट्स ये किधर रहते हैं जी, दे आर सबमर्ज इन दी वाटर। ये किस में डूबे होते हैं, पानी में डूबे होते हैं। तो क्या है, दे हैव मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अच्छा जी, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन सच टाइप ऑफ हैबिटेट। इस हैबिटेट के अंदर प्रॉब्लम क्या होता है कि ऑस्मोटिक फ्लडिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। वाटर बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से जो ऑस्मोटिक फ्लडिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मतलब क्या है कि इनका जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है जिसके अंदर ख़ास किस्म में वाटर होता है, वो क्या हो जाता है जी, हाइपोटोनिक हो जाता है। हाइपोटोनिक का क्या मतलब है कि उसके अंदर एनवायरनमेंट के मुकाबले में साल्ट्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है।
इससे इसका ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ होता है और मज़ीद जो वाटर है वो ये इनटेक नहीं कर सकता। तो अब इस प्रॉब्लम को ये कैसे ओवरकम करता है, ऑस्मोटिक फ्लडिंग ऑफ देयर प्रोटोप्लाज्म को ये क्या करता है कि ऐसे प्लांट्स जो होते हैं दे हैव स्टोमेटा ऑन देयर अपर एपिडर्मस, ऑन अपर एपिडर्मस। तो ये एक इनकी एडेप्टेशंस हैं कि इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो अपर एपिडर्मस पे होते हैं पत्ते की। जो फॉर एग्जांपल दिस इज़ ए लीव्स, तो इसकी दो सतहें हैं, एक ये ऊपर वाली सतह है, एक क्या है जी नीचे वाली सतह है। तो ऊपर वाली जो एपिडर्मस होती है उस पर बहुत ज़्यादा क्या होते हैं जी स्टोमेटा होते हैं, जिनके ज़रिए क्या करता है एवेपोरेशन के ज़रिए वाटर को लॉस करता है। सेकंड वन जो है दे हैव ब्रॉड लीव्स, इनके जो पत्ते होते हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इनमें ज़्यादा होता है। तो ये क्या करते हैं जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको हाई रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन के ज़रिए क्या करते हैं जी बॉडी से रिमूव करते हैं। तो इस तरह ये क्या करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, ये बैलेंस करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट्स को इन देयर बॉडी। तो हमने एक किस्म के प्लांट्स पढ़ लिए हैं हाइड्रोफाइट्स। आबी पौधे वो पौधे होते हैं जो कि वाटर में सबमर्ज होते हैं। प्रॉब्लम इनको क्या होता है जी दे हैव मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर, उनको पानी की कमी का कोई मसला नहीं है। दे ऑलवेज हैव एक्सेस ऑफ वाटर टू बी रिमूव, तो उनको मसला क्या है कि वाटर बहुत ज़्यादा होता है, उनका जो साइटोप्लाज्म होता है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो हाइपोटोनिक हो जाता है, वाटर कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, साल्ट कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो अब ये क्या करते हैं, ये इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैंने आपको बताया दे हैव सर्टेन एडेप्टेशंस, उनकी उस एनवायरनमेंट से अडॉप्ट करने के लिए उनकी बॉडी के अंदर ऐसे फीचर्स हैं जो उनको इस प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में क्या होते हैं जी हेल्पफुल होते हैं। पहला मैंने आपको बताया कि दे हैव ब्रॉड लीव्स, उनके जो पत्ते होते हैं वो बहुत ज़्यादा वसी होते हैं, उनका डायमीटर ज़्यादा होता है, सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब मोर एंड मोर सनलाइट, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब कर सकें और ये हीट जो है वो वाटर को वेपोरेशन में यूज़ हो और ज़्यादा वेपर बने। और सेकेंडली कि उनके जो स्टोमेटा होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं, ग्रेटर इन नंबर्स, एंड आल्सो जो स्टोमेटा होते हैं जो छोटे छोटे पत्तों में ओपनिंग होती हैं वो अपर एपिडर्मस पे होती हैं, क्योंकि इनकी जो लोअर एपिडर्मस होती है तो वो तो वाटर में सबमर्ज होती है, तो ऊपर वाली जो एपिडर्मस होती है उस पर छोटे छोटे जो सुराख होते हैं उनके ज़रिए ये क्या करते हैं जी एक्सेस ऑफ वाटर को क्या करते हैं जी ट्रांसपायर करते हैं। तो इस तरह ये क्या करते हैं जी इस प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हुए ये क्या करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। अगर हम इसको सम अप करें कि हाउ द हाइड्रोफाइट ऑस्मो रेगुलेट, तो यू कैन इजीली, ठीक है, आप इसका आंसर इजीली कर सकते हो कि ये क्या करते हैं इनके लीव्स जो होते हैं वो बड़े बड़े, उनका डायमीटर ज़्यादा होता है, साइज़ ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं, स्टोमेटा अपर एपिडर्मस पे होते हैं। तो ये जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको ट्रांसपायर करके उसको लॉस करके क्या करते हैं जी ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस करते हैं। सेकंड वन जो हमारे पास है जी वो है मीज़ोफाइट्स। मीज़ो मीन मिडल या इंटरमीडिएट, फाइट्स मीन प्लांट्स, तो इनको उर्दू में एतदाली पौधे भी कहा जाता है। एतदाली का क्या मतलब है कि मैंने आपको पहले बताया कि वी आर गोइंग टू क्लासीफाई द प्लांट्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द सॉइल। तो मीज़ो मीन मिडल रेंज ऑफ वाटर, तो दरमियानी जो पानी की जो दस्तयाबी है वो दरमियाने दर्जे की होती है, ना बहुत ज़्यादा होती है ना बहुत ज़्यादा कम होती है। तो ठीक है, इनको हम लैंड प्लांट भी कहते हैं, लैंड प्लांट्स भी कहा जाता है। तो दे हैव एवरेज अवेलेबिलिटी ऑफ
अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, तो दरमियाने दर्जे का पानी इनको क्या होता है जी, अवेलेबल होता है। अब ये क्या करते हैं कि जब बारिशें होती हैं ड्यूरिंग रेन या एरीगेशन, अब पाशी बाज़ जो ज़मीनें होती हैं उनको अब पाशी के ज़रिए पानी फ्राहम किया जाता है, और बाज़ जो साइल होती हैं, ठीक है, वो बराह रास्त किस पे डिपेंड करती हैं जी, रेन पे डिपेंड करती हैं। तो ड्यूरिंग रेन और इरिगेशन जब साइल के अंदर वाटर की जो अवेलेबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो प्लांट्स क्या करते हैं, ये प्लांट कैसे ऑस्मो रेगुलेट करते हैं, दे कीप देयर स्टोमेटा ओपन to transpire the water. तो they depend upon the availability of water in the soil. During the rain, during the irrigation, water is more and more in the soil. बारिश के दौरान या पाशी के दौरान ज़मीन के अंदर पानी ज़्यादा होता है, तो ये कैसे ऑस्मो रेगुलेट करते हैं, ये अपने स्टोमेटा को खुले रखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को क्या कर सकें, लॉस कर सकें। तो इस तरह ये अपने बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, जब एरिड कंडीशन हों, एरिड कंडीशंस हों, तो उस दौरान ये मतलब वाटर जो होता है वो क्या हो जाता है जी, कम हो जाता है ज़मीन के अंदर। तो ये क्या करते हैं, दे कीप देयर स्टोमेटा क्लोज टू कंजर्व दी वाटर। तो ये बात याद रखनी है कि जो मीज़ोफाइट्स होते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड लैंड प्लांट्स, और दे आर मोस्ट अबंडेंट प्लांट्स ऑन द लैंड और ऑन द अर्थ। ये ज़मीन पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं। इनको वाटर की अवेलेबिलिटी होती है वो एवरेज होती है बिटवीन द हाइड्रोफाइट्स एंड ज़ीरोफाइट्स। तो दे डिपेंड अपॉन हाउ मच वाटर इज़ अवेलेबल इन द साइल, देयर वे ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन इज़ डिफरेंट। इनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का जो तरीक़ाकार है वो मुख्तलिफ होता है। किस पे डिपेंड करता है कि ज़मीन के अंदर पानी कितना है। अगर पानी ज़्यादा है बारिशों या पाशी के दौरान तो ये अपने स्टोमेटा को ओपन रखते हैं ताकि जो ज़ायद वाटर है, जो एक्स्ट्रा वाटर है, उसको ट्रांसपायर कर सकें, उसको लॉस कर सकें, और यूँ इनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन यानी मेंटेन सॉल्ट और वाटर की मकदार को बरकरार रखा जाए। इसी तरह जब बारिशें नहीं होती, पानी कम होता है या पाशी नहीं हो रही होती तो ऐसे प्लांट क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं ताकि एक्स्ट्रा वाटर जो वाटर है इनकी बॉडी के अंदर उसको ये क्या कर सकें, कंजर्व कर सकें, और ये वाटर इनके डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इस्तेमाल हो सके। तो लॉस जो है हमारे पास वो एक एक्सट्रीम कंडीशन के प्लांट्स हैं, उनको हम बोलते हैं जी ज़ीरोफाइट्स। दे आर आल्सो कॉल्ड डेजर्ट प्लांट्स। तो आपको पता है डेजर्ट जो है, सहरा जो होते हैं, ये ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे सैंड वगैरह होती है, वहाँ पे बारिशें बहुत कम होती हैं। अगर हो भी जाएं तो पानी बहुत जल्दी क्या होता है जी, वहाँ से वेपोरेट कर जाता है। तो ये प्लांट्स जो होते हैं इनको क्या मसला होता है, दे हैव सीवियर शॉर्टेज ऑफ वाटर थ्रू आउट दी ईयर। पूरे साल इनको पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ता है। तो अब इन प्लांट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है, तो इनके अंदर ख़ास किस्म की एडाप्टेशंस होती हैं। एडाप्टेशंस
ठीक है, इनको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो व्हाट आर एडेप्टेशन, दीज आर दोज स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल चेंजेस that help the organisms to adopt in certain habitat। किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर होने वाली स्ट्रक्चरल का मतलब है कि उसकी साख्त के अंदर ऐसी मॉडिफिकेशन हो जाएं जो कि उस ऑर्गेनिज़म को उस मखसूस इन्वायरमेंट के अंदर ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी हों, उनको हम क्या कहते हैं जी, स्ट्रक्चरल। इसी तरह बिहेवियरल भी एडेप्टेशन ज़रूरी होती हैं। ठीक है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी कि आपने कभी फ्रॉग को सर्दियों में नहीं देखा होगा, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड है, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख सकती, और जो ही सीवियर कोल्डनेस होती है तो फ्रॉग क्या करती है, हाइबरनेट कर जाती है। हाइबरनेट विंटर स्लीप। अब इसका क्या फ़ायदा होता है, इसका ये फ़ायदा होता है कि ये अपने आप को इनएक्टिव कर लेती है और ये ज़मीन के नीचे बरोज़ में चली जाती है, और ये इस इन्वायरमेंटल जो हार्शनेस है उससे अपने आप को क्या कर लेती है, एस्केप कर लेती है। तो ये क्या है जी, बिहेवियरल चेंजेस हैं। और इसी तरह स्ट्रक्चरल चेंजेस और बिहेवियरल रद्द-ए-अमली जो तब्दीलियाँ हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज़म्स को उसके इन्वायरमेंट में बेहतरीन तरीके से एडॉप्ट करें और उस ऑर्गेनिज़म को उस इन्वायरमेंट से ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए ज़रूरी होती हैं, वो क्या कहलाती हैं जी, एडेप्टेशंस कहलाती हैं। तो अब इन प्लांट्स जो कि इतनी सीवियर और हार्श कंडीशन के अंदर रहते हैं, जहाँ पे वाटर बिल्कुल अवेलेबल नहीं होता या बहुत कम अवेलेबल होता है, तो उनकी बॉडी के अंदर भी ऐसी क्या हैं जी, स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं जो उनको इस तरह के ज़ीरो कंडीशन में, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशंस के अंदर क्या करते हैं जी, आस्मो रेगुलेशन में हेल्पफुल होते हैं। तो सबसे पहली बात जो है, इनके जो लीव्स होते हैं, लीव्स जो होते हैं आर reduced into needle like leaves। तो लीव्स क्या होते हैं जी, बहुत ज़्यादा साइज़ में कम हो जाते हैं, नीडल लाइक, सुई नमा जो है वो क्या होते हैं जी, इसके लीव्स होते हैं। अब इसका क्या फ़ायदा है कि लीव्स जितने ज़्यादा, उनका डायामीटर जितना ज़्यादा क्या होगा, लीव्स का कम होगा, रेट ऑफ जो ट्रांसपायरेशन है वो उतना ही क्या होगा, कम होगा। ठीक है, एवेपोरेशन जो है, जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और टेम्परेचर कब ज़्यादा होगा, जब पत्ते का क्या होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, डायामीटर ज़्यादा होगा, ज़्यादा उस पर हीट पड़ेगी, ज़्यादा क्या होगा, वाटर ऑफ मॉलिक्यूल जो होंगे वो वेपर बनेंगे। तो पहले क्या किया जाता है कि इनके लीव्स को इतना रिड्यूस किया गया है कि नीडल लाइक लीव्स होते हैं जिनका जो डायामीटर है वो कम होता है, और यूं वाटर लॉस जो होता है यानी ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या हो जाता है जी, कम हो जाता है। सेकंड वन जो है, नंबर ऑफ स्टोमेटा और लिसर, इनमें बहुत कम होते हैं। स्टोमेटा की जो तादाद होती है वो क्या होती है जी, बहुत ज़्यादा कम होती है। स्टोमेटा वैसे किस पे डिपेंड करते हैं, लीव के डायामीटर पे डिपेंड करते हैं। लीव्स अगर बड़ा है उसका डायामीटर तो अल्टीमेटली स्टोमेटा भी ज़्यादा होंगे, तो लीव्स हैं ही नीडल लाइक, तो स्टोमेटा भी क्या होंगे, कम होंगे। स्टोमेटा का ठीक है, ये वो ओपनिंग होती हैं जिनके ज़रिए एवेपोरेशन ट्रांसपायरेशन के दौरान वाटर क्या होता है जी, लॉस होता है। तो स्टोमेटा कम हुए तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी कम होगी। नंबर 3 पे जो होगा कि लीव्स जो होते हैं आर कवर्ड, ये क्या होते हैं जी,
कवर्ड होते हैं किसके साथ, थिक वैक्सी घनी मोम की तरह क्यूटिकल। तो क्या होते हैं, इनके लीव्स पर थिक वैक्सी क्यूटिकल की लेयर होती है। फॉर एग्जांपल दिस इज ए नीडल लाइक लीव्स। तो लीव्स के ऊपर जो होती है वो क्या होती है, एक घनी सी थिक सी क्या होती है जी, वैक्सी क्यूटिकल होती है, जो कि क्या करती है, ट्रांसपायरेशन को प्रिवेंट। ट्रांसपायरेशन कहते हैं पौधों के एरियल पार्ट से वाटर का वेपर बन के लॉस होना, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन। तो लीव्स जो होते हैं इनके ऊपर थिक वैक्सी क्यूटिकल होती है, जो क्या करती है जी, ट्रांसपायरेशन को यानी वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट वन जो हमारे पास जो होती है वो क्या होती है, इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनकी एडेप्टेशंस है। स्टेम जो होते हैं वो ख़ास किस्म के स्टेम्स होते हैं जिनको हम कहते हैं जी म्यूसिलेजेनियस। तो म्यूसिलेजेनियस स्टेम जो होते हैं ये वो स्टेम होते हैं दे कैन स्टोर वाटर। तो ये पानी को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। जब बारिशें होती हैं तो स्टेम जो होता है इट कैन स्टोर द वाटर। यही वजह है कि अगर आप थोर लो, ठीक है, उसके ऊपर जो थोर जो ग्रीन कलर का एक प्लांट होता है, जीरोफिटिक प्लांट होता है, उसको अगर उसके ऊपर जो कांटे होते हैं इस तरह, उसके इस तरह के अगर आपने देखा होगा इस तरह होता है, तो ये जो सारा का सारा है ये इसका स्टेम होता है और ऊपर इस तरह कांटा, इस तरह उसके ऊपर कांटा नमा जो होते हैं वो उसके क्या होते हैं जी, लीव्स होते हैं। तो अगर आप इसके स्टेम को तोड़ कर देखें तो उससे क्या होता है जी, वाटर नीचे गिरते हुए नज़र आएगा। अब ये जो वाटर गिरना है असल में जो ज़ीरोफाइट्स होते हैं उनके जो स्टेम होते हैं वो म्यूसिलेजेनियस होते हैं। मीन ऐसे स्टेम्स होते हैं जो पानी को स्टोर कर लेते हैं। जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो ये पानी को स्टोर कर लेते हैं और ये जो वाटर होता है ये इसको क्या करते हैं जी, ड्यूरिंग द शॉर्टेज ऑफ वाटर उसको अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अंदर क्या करते हैं जी, इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन जो है एक और इम्पॉर्टेंट इनका करैक्टर है कि इनके अंदर ख़ास किस्म के सन किन स्टोमेटा, एक और इम्पॉर्टेंट करैक्टर है कि इनके अंदर ख़ास किस्म के स्टोमेटा होते हैं। दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ स्टोमेटा विच आर कॉल्ड सनकिन स्टोमेटा। सनकिन स्टोमेटा एक तो ठीक है, ये क्या होते हैं जी, एपिडर्मिस पर लोअर होते हैं। स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस पर मीजोफाइट्स और के जीरोफाइट्स के होते हैं, और जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं जो कि उनके जो नीचे वाली सतह होती है वो पानी में सबमर्ज होती है, तो उनके स्टोमेटा ऊपर होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस हो सके क्योंकि उनके पास पानी ज़्यादा होता है। जबकि सनकिन स्टोमेटा जो होते हैं ये लोअर होते हैं, एपिडर्मिस पर काफ़ी नीचे होते हैं, डीप होते हैं। डीप अगर आप यूज़ करते हो, दे आर प्रेजेंट डीप इन द एपिडर्मिस, नीचे होते हैं ताकि ये इजीली ओपन ना हो सकें। दूसरा ये क्या होते हैं जी, दे ओपन, और ये ओपन एट नाइट, और ये क्या होते हैं जी, रात को खुलते हैं। रात को खुलने का क्या फ़ायदा होता है, रात को खुलने का ये फ़ायदा होता है कि रात को जो सरा होता है वो एकदम से कूल होना शुरू हो जाता है और इस तरह टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है और रेट ऑफ जो ट्रांसपायरेशन होती है वो क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो इस तरह प्लांट जो होते हैं वो डिफरेंट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर में डिफरेंट तरीके से आस्मो रेगुलेट करते हैं। जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनके पास वाटर की ज़्यादा एक्सेस ऑफ वाटर होता है, पानी ज़्यादा होता है, तो वो क्या करते हैं जी, उनके जो लीव्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, बड़े डायमीटर के होते हैं, स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं और अपर एपिडर्मिस पे होते हैं। मैक्सिमम क्या होता है जी, वो वाटर लॉस करते हैं, तो इस तरह वो आस्मा रेगुलेशन करते हैं। जो मीजोफाइट्स हैं वो एतदाली पौधे हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं कि पानी की ज़मीन के अंदर कितना है। अगर बारिशें हो रही हैं या बाशी हो रही है, पानी ज़्यादा है, तो उनके जो स्टोमेटा होते हैं वो खुले रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस होता है। यूँ ये क्या करते हैं,
अपने बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट को बैलेंस यानी ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। ज़ीरोफाइट्स जो हैं दे आर प्लांट्स विच ऑलवेज फेस द सीवियर प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर। इनको हमेशा पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ता है। तो दे हैव सम एडेप्टेशंस, इनके अंदर ऐसी स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल क्या है जी चेंजेस होती हैं, मॉडिफिकेशंस होती हैं जो इन प्लांट्स को इन डिजर्ट कंडीशन के अंदर, ज़ीरोफिटिक कंडीशन के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन यानी सर्वाइवल में क्या करती हैं, हेल्पफुल होती हैं। तो इनके जो लीव्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस होते हैं, उनका साइज़ बहुत ज़्यादा कम होता है, नीडल लाइक होते हैं, ताकि ट्रांसपायरेशन को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। फिर उसके बाद स्टोमेटा की तादाद भी कम होती है। तो स्टोमेटा जितने कम हुए वाटर लॉस उतना ही कम होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट एडेप्टेशंस इनकी जो लीव्स होती हैं उनको कवर किया जाता है एक थिक वैक्सी क्यूटिकल के ज़रिए, जो फर्दर क्या करती है, ट्रांसपायरेशन यानी लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करती है। फिर स्टेम का एक इम्पॉर्टेंट है कि जो ही बारिशें होती हैं तो स्टेम इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग द वाटर। मैंने आपको मिसाल दी थी थोर की। तो ये जो स्टेम होती हैं जो कि वाटर को क्या कर सकें, स्टोर कर सकें, उनको म्यूसिलेजिनियस स्टेम कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा वाटर ये स्टोर कर लेता है और शॉर्टेज के ड्यूरेशन के दौरान ये उस वाटर को मेटाबॉलिक नीड्स के लिए इस्तेमाल करता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है जी, इनमें ख़ास किस्म के स्टोमेटा होते हैं जिनको सनकिन स्टोमेटा कहते हैं, जो कि एपिडर्मिस पर डीपर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अंदर होते हैं ताकि वो इजीली ओपन ना हो सकें। और ये रात को ओपन होते हैं। रात को सिरा जो होता है वो बहुत ज़्यादा कूल हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, तो ट्रांसपायरेशन की रफ्तार वैसे भी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो यूँ वाटर, तो ये सारी के सारी जो हैं ये एडेप्टेशंस किस लिए हैं, टू कंजर्व द वाटर, कंजर्व द वाटर। व्हाट टाइप ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन इन द ज़ीरोफाइट्स, they have to conserve the water, they have to conserve the water, they have to reduce the rate of transpiration, and all these features, all these adaptations enable the xerophytes to adopt the xerophytic या desert conditions, help the xerophyte to osmoregulate, to maintain especially the amount of water in that severe shortage of water. So that is all about today's lecture. I hope you have understood. If you have any problems, you may ask me in the comment sections. I shall try to convince you. Thank you so much for watching me. Allah Hafiz.